नमस्कार दोस्तों, मैं अमन। यह सी टेट ईवीएस के क्वेश्चन सीरीज का चौथा क्लास है और आज की क्लास में हम कुछ देखेंगे कंटेंट और कुछ शिक्षण। लेकिन अगला जो पांचवा वीडियो रहेगा उसमें सारे के सारे शिक्षण के क्वेश्चन ही रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ एक ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक हैं। ऑप्शन ए है मेधा पाटेकर, ऑप्शन बी है सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन सी है राजेंद्र सिंह और ऑप्शन डी है पीसी जोशी। तो यहाँ पर जानते हैं आपका कि तरुण भारत संघ जो है वह राजस्थान में झीलों को पुनर्निर्माण के संदर्भ में बनाई गई एक संस्था थी और इसकी स्थापना की गई थी 30 मई 1975 में राजस्थान में। 30 मई 1975 को राजस्थान में की गई थी और इसके संस्थापक सदस्य के रूप में थे राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह और राजेंद्र सिंह को भारत में वाटरमैन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का इन्हें जल पुरुष कहा जाता है। जल पुरुष कहा जाता है। तो इन्होंने ही ठीक है इस संस्था तरुण भारत नामक संस्था की स्थापना किया था। तो यहाँ पे इसके बारे में पूछा गया तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी राजेंद्र सिंह। अगर मेधा पाटेकर की बात की जाए तो इनका संबंध नर्मदा बचाओ से आता है, नर्मदा बचाओ से। और अगर हम सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध है आपका चिपको आंदोलन से। और पीसी जोशी, इनका पूरा नाम आता है पूरन चंद्र जोशी। पीसी जोशी का पूरा नाम आता है पूरन चंद्र जोशी और यह एक भारत में साम्यवादी आंदोलन के एक नेता थे जो मूलतः कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित हैं। हालांकि तरुण भारत संघ के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे सही ऑप्शन आता है राजेंद्र सिंह और जैसा कि मैंने इसके बारे में यहाँ पे बता रखा है। अगला क्वेश्चन है कि भूमिगत जल स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या? सही उत्तर मतलब कि मुख्य कारण क्या है, इसका सही उत्तर का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए वर्षा का कम होना, ऑप्शन बी है आपका कि वृक्षों का आवरण कम होना, ऑप्शन सी है सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना और ऑप्शन डी है नदियों का रुख बदल रहा है, बांध बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि भूमिगत जल स्तर का मुख्य कारण क्या है। तो भूमिगत जल स्तर के कम होने का मुख्य कारण ये है कि वर्तमान समय में हम जो अधिक मात्रा में सिंचाई के लिए ठीक है हमने अपने घरों में समरसेबुल लगवा रखा है, हैंडपंप का उपयोग कर रहे हैं और सिंचाई के लिए अत्यधिक मात्रा में जो हम लोग ट्यूबवेलों का उपयोग कर रहे हैं, यही सबसे मुख्य कारण है। अब यहाँ की बात करें तो आपने पता है कि पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 17.5% है और अगर जल की बात की जाए तो पूरे जो जल है मात्र 4% जल ही उपस्थित है भारत में पेय योग। और यहाँ पर आपको अन्य जानकारी दें तो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस और साथ ही साथ 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ष 2013 को ठीक है विश्व जल दिवस के रूप में विश्व जल वर्ष के रूप में चुना गया है। तो हालांकि पूछा गया यहाँ पे भूमिगत जल स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है, तो आपका ऑप्शन सही होता है सी सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंप का उपयोग होना। अगला क्वेश्चन है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रहा है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होता है? ऑप्शन ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी है एसिटिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल और ऑप्शन डी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर पूछा गया अम्लीय वर्षा के बारे में। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है आपका नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर, क्योंकि आपने पता होगा कि ताजमहल का रंग पीला होने के कारण मूल का है आपका अम्ल वर्षा है और जब अम्ल वर्षा होती है तो यह पत्थरों को खुरदुरा कर देती है, उसके रंग को छीड़ कर देती है, इसीलिए अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। और अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला आपका क्वेश्चन है कि धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है और कुछ उपलब्धता अलवण जल की निम्न में से किसमें सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा है? तो यहाँ पूछा गया है कि अलवण जल, तो यहाँ पे अलवण जल को हम लोग, एक आपने नाम सुना होगा लवणीय जल,
लवणीय जल का मतलब होता है कि समुद्री जल या खारा जल जो पेय योग्य नहीं है। और इसका अपोजिट होता है आपका अलवणीय जल। अलवणीय जल मतलब कि ताजे पानी वाला जल, ठीक है, जो कि पेय योग्य है। तो आपने पता है कि पूरे पृथ्वी पर जो 100% वाटर है उसका 97.3% जल, ठीक है, आपका सागरों में स्थित है, यानी कि वह अलवणीय है और यह पेय योग्य नहीं है। अन्य जो आपका, ठीक है, जो बचता है वह है आपका 2.7% जो कि आपका अलवणीय जल है। और इस 2.7% की बात करें तो इस 2.7% को अगर हम 100% मान लेते तो इसमें से जो 75.21% है ना वो ग्लेशियर के रूप में है। उसके बाद आपका 24.8% है वह नदी, झरना, झील, ग्लेशियर, झील, तालाब के रूप में है। तो यहाँ पे पूछा क्या है कि धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है और कुछ उपलब्ध अलवण जल निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत में उपस्थित है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2.7% ही, ठीक है, जो कि पेय योग्य जल है और इसमें भी सबसे अधिक मात्रा क्या है 75.21%। और वह किस रूप में है तो आपका ग्लेशियर और हिमनद के रूप में है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी। अगला है निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे पूछा है सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि जल एक सार्वभौमिक विलायक है, ये सही है। दूसरा कह रहा है कि इसमें विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, ये भी सही है कि जल में लगभग सभी प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं। अगला कह रहा है कि जल का घनत्व 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर यानी कि सर्वाधिक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। और अगला कह रहा है कि पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान है। तो ये भी आपका सही है क्योंकि जल जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में विद्यमान है। लेकिन यहाँ पे जो आपका पूछा है कि सही नहीं है तो वह सही ऑप्शन नहीं है आपका सी, क्योंकि जल का जो घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अधिकतम होता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का घनत्व क्या होता है न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है ऑप्शन आपका ये वाला सही नहीं है, क्योंकि घनत्व की अगर बात करेगा तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या होता है अधिकतम और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व क्या होता है न्यूनतम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार के परिवार व्यवस्था को कहते हैं। ऑप्शन ए मातृवंश परिवार जिसमें रीता के माता पिता हैं। ऑप्शन बी है आपका पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया हैं। ऑप्शन सी है एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। और ऑप्शन डी है आपका संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो इसको आई थिंक बहुत ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी ने पता है कि जहाँ पर माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा चाची और परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, इस प्रकार के परिवार को हम लोग संयुक्त परिवार करते हैं। मूलतः भारतीय समाज में दो प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। एक होता है आपका एकल परिवार जहाँ पर केवल माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, और संयुक्त परिवार जहाँ पे माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची एक साथ रहते हैं उसे हम लोग संयुक्त परिवार कहते हैं। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका डी। अगला क्वेश्चन है, पैने, चपटे और चौड़े आगे के दांत वाले पशुओं भोजन के लिए प्राथमिकता भिन्न होती है। ये पशु कौन सी खाद्य संबंधी प्राथमिकता को चुनेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे पशु जिनके पैने, चपटे और आगे के दांत जो होते हैं वो चौड़े होते हैं, ये किस प्रकार के भोजन को खाना पसंद करते हैं। ऑप्शन ए दूसरे पशुओं का मांस, ऑप्शन बी है घास एवं साग, ऑप्शन सी है फल और ऑप्शन डी है अनाज। तो यहाँ पे पैने, चपटे और चौड़े की अगर बात करें तो इस प्रकार के जो पशु होते हैं वो जो होते हैं दूसरे पशुओं के मांस को खाना प्रयुक्त करते हैं। जैसे कि अगर जो विशेषता यहाँ पे दिया गया है कि पैने, चपटे और आगे के दांत चौड़े, तो इस प्रकार के दांत जो होते हैं वो होते हैं शेर के, बाघ के, ठीक है, शेर के और बाघ के। तो आप यहाँ पे इनकी दांतों की विशेषता को देखोगे तो इस प्रकार सही ऑप्शन आपका होता है क्या ए कि यह दूसरे पशुओं के मांस को खाना पसंद करते हैं। अगला है कि जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए है लवण, मतलब कि आपका लिखा है हेलोफाइट्स या लवण मृदोद्भिद। ऑप्शन बी है आपका मीजोफाइट या समुद्भिद। ऑप्शन सी है आपका जीरोफाइट
या मरुभिद, और ऑप्शन डी है आपका हेलियोफाइट या आधपोतभिद। तो यहाँ पे पूछा गया है कि खारे पानी का मतलब जो होता है आपका लवणीय जल। तो आपने पता है कि जिन क्षेत्रों में लवणीय जल पाया जाता है वहाँ पर जो पौधे उगते हैं उन्हें हम लोग हेलोफाइट या लवणोभिद के नाम से जानते हैं। मीजोफाइट का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र मीजोफाइट का मतलब होता है कि ऐसा क्षेत्र जहाँ की जलवायु न तो बहुत शुष्क हो और न ही बहुत ज़्यादा नम हो। ठीक है, ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जलवायु न बहुत ज़्यादा शुष्क हो और न कि वहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा नम हो, तो ऐसे क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को मीजोफाइट कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले पौधों को मरुद्भिद या जीरोफाइट के नाम से जाना जाता है। और ऐसे पौधे जो केवल सूर्य के प्रकाश में उगते हैं, उनको अच्छी तरह से विकास अगर करना चाहिए तो उन्हें सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है। तो सूर्य के प्रकाश में अच्छी तरह से विकसित होने वाले पौधों को हम कहते हैं हेलोफाइट। तो यहाँ पे सामान्य भाषा में लिख लें कि लवणीय मृदा में उगने वाले पौधों को लवणोभिद। और यहाँ पर ऐसा क्षेत्र जहाँ पर न बहुत ज़्यादा मात्रा में नमी हो और न बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे शुष्कता हो, तो ऐसे को हम कहते हैं मीजोफाइट। और अगला है आपका जीरोफाइट। तो जीरोफाइट का मतलब होता है कि जहाँ पे मरुस्थलीय क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, जीरोफाइट उन क्षेत्रों। और अगला है आपका आधपोतभिद मतलब कि जिन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसे हम आधपोतभिद कहते हैं। तो हालांकि यहाँ पे खारे जल यानी कि लवणीय जल के बारे में पूछा गया है, तो ये इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है ए, लवणोभिद या हेलोफाइट्स। अगला है जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। यह चित्रकला संबंधित है, ऑप्शन ए है महाराष्ट्र से, ऑप्शन बी है आपका राजस्थान से, ऑप्शन सी है आपका आंध्र प्रदेश से, और ऑप्शन डी है आपका कश्मीर से। तो आपने पता है कि चित्रकाठी जो चित्रकला है वह मूलतः संबंधित है महाराष्ट्र से। और महाराष्ट्र की एक और चित्रकला है जो काफ़ी पूछा जाता है और उसका नाम है वर्ली और चित्रकाठी, ये दोनों के दोनों आपके महाराष्ट्र राज्य से संबंधित हैं। राजस्थान की अगर प्रमुख कला की बात की जाए तो राजस्थान की जो प्रमुख चित्रकला है उसका नाम है मेवाड़। आंध्र प्रदेश की जो प्रमुख कलाकारी है उसका नाम है आपका कलमकारी। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर की जो आपकी चित्रकारी है उसका नाम है जम्मू चित्रकला। हालांकि यहाँ पूछा गया है चित्रकाठी के बारे में, तो चित्रकाठी जो है वह सही ऑप्शन होता है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, और महाराष्ट्र में एक और चित्रकला है जिसका नाम है वर्ली। अगला क्वेश्चन है उन आदिवासी वर्गों को पहचानिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी, यानी कि वह आदिवासी जो हिमाचल प्रदेश राज्य में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए संथाल जनजाति, ऑप्शन बी है गद्दी जनजाति, ऑप्शन सी है गोंड जनजाति, और ऑप्शन डी है आपका सहाविया जनजाति। तो सहाविया नहीं, यहाँ पे सहरिया जनजाति। ठीक है, सहाविया या कह दे या आपका कहे सहरिया। तो सहरिया जनजाति जो मूलतः पाई जाती है ये पाई जाती है आपके राजस्थान राज्य में। और आपने पता है कि भारत की सबसे बड़ी जनजातियों के रूप में आती है आपकी गोंड जनजाति। तो गोंड जनजाति जो पाई जाती है यह मूलतः आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सीजी कह सकते हो, एमपी कह सकते हो, और उड़ीसा जैसे राज्यों में पाई जाती है आपका गोंड जनजाति। और गद्दी जनजाति के बारे में बात की जाए तो जिसके बारे में पूछा गया है, तो गद्दी जनजाति जो पाई जाती है वह हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। और संथाल जनजाति जो पाई जाती है पाई जाती है झारखंड में। ठीक है, तो हालांकि पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश मूल की जो जनजाति है उसका नाम क्या है, तो आपका सही ऑप्शन होता है बी, गद्दी जनजाति। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। ऑप्शन ए सत्रिया, ऑप्शन बी है रऊफ, ऑप्शन सी है चिराओ, और ऑप्शन डी है गरबा। तो यहाँ पे हम बात करें सत्रिया, तो सत्रिया जो है वह आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, लोक नृत्य नहीं, शास्त्रीय नृत्य है। रऊफ की अगर बात करें तो रऊफ जो है जम्मू कश्मीर का है, J&K। चिराओ की बात करें तो चिराओ है मिजोरम का, जो कि वहाँ का एक फसल उत्सव है। और गरबा की बात की जाए तो गरबा जो है वह है गुजरात का। ठीक है, तो यहाँ पूछा गया है कि मिजोरम का प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, चेराओ नृत्य।
अगला है भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए कश्मीर से बेंगलोर, ऑप्शन बी है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, ऑप्शन सी है मिजोरम से गुजरात और ऑप्शन डी है महाराष्ट्र से मणिपुर। तो यहाँ पे हम बात करें तो भारत का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है उसका नाम है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी और जो ट्रेन चलती है उसका नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली गाड़ी है और यह कुल 4,233 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, 4,233 किलोमीटर की दूरी तय करती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का। तो यही भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। अगला है कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए है 2000, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 2006 और ऑप्शन डी है 2003। तो कल्पना चावला जो कि भारतीय मूल की एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, इनका निधन 1 फरवरी 2003 को अंतरिक्ष से वापस आते समय अंतरिक्ष में उनकी विमान दुर्घटना होती है और मृत्यु हो जाती है। इनके अगर जन्म की बात की जाए तो यह मूल हरियाणा के करनाल में इनका जन्म हुआ था और यह अमेरिका में जाकर ठीक है बस गई। तो यह भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। हालांकि इनके दुर्घटना के बारे में पूछा गया तो इनकी मृत्यु 1 फरवरी 2003 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न स्थानों का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन से पक्षी पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है? तो पेड़ के तनों के बारे में पूछा गया तो सबसे पहला ऑप्शन है कौवा। तो कौवा जो है पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे अगर ऊंची डाल दे दे, ठीक है, ऊंची डाल दे दे तो कौवा होगा। ठीक है, लेकिन सबसे उस क्षेत्र का सबसे ऊंचा वृक्ष दे दे तो वहां पे हो जाएगा वृक्ष। जैसे ऊंचा वृक्ष तो वहां पे होगा गिद्ध, लेकिन पेड़ की सबसे ऊंची डाल पे कौन बनाएगा? कौवा। और कौवा। अगला है आपका बसंत गौरी जिसको हम लोग बारबेट के नाम से जानते हैं। तो जो आपका बसंत गौरी जो चिड़िया है, ठीक है, जो बारबेट आपकी चिड़िया है, यह आपका जो पेड़ के तनों में गहरा छिद्र करके, ठीक है, पेड़ के तनों में गहरा छिद्र करके यह अपना घोंसला बनाती है। और अगला है आपका शक्कर खोरा या सनबर्ड। तो शक्कर खोरा जो होती है वह झाड़ियों में, ठीक है, कटीली झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती है। और दर्जिन चिड़िया की अगर बात करें तो दर्जिन चिड़िया दो पत्तों को आपस में सिलकर, ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है कि जैसा नाम वैसा काम। जैसे टेलर बर्ड यहाँ पे लिखा गया है ना, तो दो पत्तों को सिलकर, पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती है। तो यहाँ पे कौवा पेड़ के सबसे ऊंची डाल पे और सबसे ऊंचे वृक्ष की बात करें तो गिद्ध हो जाएगा। झाड़ अब यहाँ पे पेड़ के तनों में छिद्र करके अपना घोंसला कौन बनाते हैं? बसंत गौरी या बारबेट। और यहाँ पे झाड़ियों में अपना घोंसला कौन बनाती है? तो शक्कर खोरा या सनबर्ड। और दो पत्तों को आपस में सिलकर कौन घोंसला बनाता है? तो आपका टेलर बर्ड या दर्जिन चिड़िया। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक महामारी के समय डॉक्टर ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने के लिए की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि ऑप्शन ए है यह दृष्टिवर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है, ऑप्शन बी है यह दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, ऑप्शन सी है इससे भूख बढ़ता है और ऑप्शन डी है यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो वैश्विक महामारी के दौरान बेसिक तौर पे लोगों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और उस दौरान, ठीक है, हम इस प्रकार के भोजन करने चाहिए कि जिससे हमारा कि इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहे। तो इस दौरान, ठीक है, मूलतः हमें विटामिन सी का प्रयोग करना चाहिए अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए। तो इसका मूल उद्देश्य क्या होगा? आपका डी कि यह संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत को प्रदान करता है। ठीक है, विटामिन सी जो है वह संक्रमण के विरुद्ध ताकत को प्रदान करता है। तो इसलिए बेसिक तौर पे महामारी के दौरान डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप विटामिन सी से भरपूर भोजन को ग्रहण करिए। और इस सेशन का आज का अंतिम क्वेश्चन है कि जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या होता है? कक्षा के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा। शिक्षक का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है पाचन क्रिया, यानी कि वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना। ऑप्शन बी है आपका कि प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना।
ऑप्शन सी है विद्यार्थियों के अंतर्बाह्य विचारों का अन्वेषण करना जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है। और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका बी वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, तो जब बी वाला ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पर डी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा आपका दो ऑप्शन कि पाचन क्रिया वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, और सी वाला कह रहा है कि विद्यार्थियों के अंतर्बाह्य विचारों का अन्वेषण करना। मतलब कि यहाँ पर बेसिक तौर पे शिक्षक ये चाहता है कि बच्चों के मन में जो पाचन क्रिया को लेकर संशय है उसकी हम खोज करें कि वह किस किस प्रकार की चीज़ों को जानते हैं कि भोजन खाने से क्या होता है। तो वह उनके जिस प्रकार के डाउट्स होंगे, जिस प्रकार की उनकी कल्पनाएं होंगी, उस प्रकार से फिर हम अपने एग्जाम्पल को देंगे। तो ए वाले से ज़्यादा ठीक है जो आपका एक्सप्लेन कर रहा है वो कौन सा सही कर रहा है, आपका सी वाला कि विद्यार्थियों के अंतर्वादीय विचारों का अन्वेषण करना जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पना का सृजन करता है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इस पीपीटी को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।